हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करने वाले हैं, पीवाईक्यूज। लेट्स स्टार्ट विद द सेम पेस। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पीवाईक्यू। ठीक है, इस लेसन का वेटेज काफी अच्छा है, मैंने आपको बताया 6% है, तो ध्यान से और अच्छे तरीके से करेंगे। देखो भी, पहला पीवाईक्यू बहुत आसान सा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग 1s ऑर्बिटल इन एन हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। हाइड्रोजन एटम के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी 1s1 एक ही होता है इसमें, बात खत्म। हाइड्रोजन का एटम है, सिंपली क्या गलत है। और बोहर रेडियस को ए नोट से रिप्रेजेंट किया गया। बोहर रेडियस ए नोट क्या होता है, कोई बताएगा? 52.9 पिकोमीटर, है ना। ये क्या होता है भाई? ये रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम में। जब एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा होता है तो उसकी ये रेडियस जो है, इसकी लेंथ इतनी। क्लियर है बेटा? यस सर। ये याद ही होनी चाहिए, सीधी सी बात है। रट्टा मारो, मैंने भी रट्टा ही लगा रखा। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, रट्टा अपने आप लग जाएगा। तो देखो अब आगे, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है भाई। द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a नोट फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या इलेक्ट्रॉन 2a नोट पर हो सकता है? डबल हो सकता है क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये तो हम कर चुके हैं, मैंने पीवाईक्यू करवा रखे हैं क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू हो चुके हैं क्या? नो सर। फिर मेरे को क्यों लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन करवा रखा है? ये 12th वालों को करवाया था, पता नहीं, चलो हो सकता है। दूसरा देखिए, 12th वालों को करवाया था शायद। यस, magnitude of the potential energy is double that of its kinetic energy of an average। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डबल हो सकता है काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी से। दूसरे बात, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, बता सकता है कोई? फॉर्मूला याद नहीं होगा, मेरे को पता है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की? न्यूक्लियस में कैसे हो सकती है? न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के पास? क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट द डिस्टेंस a नोट फ्रॉम द न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आता है किसी को? सब कुछ साफ करके बैठे हो क्या? झाड़ू लगा के बैठे हो, है ना, कि हम बहुत साफ सुथरे इंसान हैं, कुछ भी चीज दिमाग में रखते नहीं है, सब क्लियर है हमारा। जो भी चीज पढ़ाई जाए उसको साफ सुथरा करके फिर से दिमाग को एकदम नया तरोताजा रखते हैं, है ना। कुछ भी नहीं है जिसके ऐसा कर रखा है क्या सबने? नो सर। बताओ भाई। तो फिर कुछ कुछ तो आंसर दे दो यार। एक दो चीजें तो अच्छी अच्छी सिंपल सिंपल पूछ रहा हूं मैं, जैसे कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर मैक्सिमम होती है क्या? एट, इस वर्ड पे फोकस करो, एट पर। फिर एक और पूछ रहा हूं मैं, क्या कि ए नोट के ऊपर एनर्जी, टोटल एनर्जी ई इक्वल क्या होता है? -1312 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अब ये ये फॉर्मूला 13-12 कहाँ से है सर? सर जेड स्क्वायर होता है ना ऊपर, तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सब कुछ तो कैलकुलेट कर के ये आता है। ठीक है, ओके सर। ये भी एक फॉर्मूला है। सब कुछ जोड़ तोड़ कर दिया। हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है ये, जिसमें जेड हमने लिया ही नहीं, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसमें एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 है, तो ये सीधा 13-12 किलो जूल पर मोल आने वाली है एनर्जी। ठीक है, तो क्या ये मैक्सिमम होती है? अब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कम होती है। बताओ, या ज्यादा होती है? सर एक बार फिर से बताना सर, आपने क्या बोला अभी? डिस्टेंस, न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है? इट विल डिक्रीज और इंक्रीज? ज्यादा होती है। बढ़ेगी, कम होएगी यार, या बढ़ेगी? बढ़ेगी। सर कम होगी ना। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। बता देता हूँ, ये मैंने बता भी रखा अच्छे से। इन्फिनिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 मानी जाती है। यस, ये क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। जब वो एटम के पास आता है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की घटती है, माइनस में जाती है। यस, ये भी क्लियर है? जी सर। तो
तो जब अट्रैक्शन फोर्स आएगा तो एनर्जी घटेगी, तो जब वो अट्रैक्शन से दूर जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं, जीरो की तरफ जाएगी, और जीरो से फिर प्लस प्लस होगी, वो एक अलग बात है, बट जीरो तक पहुंचेगी, माइनस से जीरो तरफ बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। यस, क्लियर है। यस सर। तो वो कह रहा है ए नोट के ऊपर एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। क्यों भाई, ए नोट से ज्यादा दूर जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। ए नोट से ज्यादा पर भी हो सकती है, उससे बाहर पर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा होती है, न्यूक्लियस के पास ज्यादा होती है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं। ये अंदर बोल रहा है, 1s के इलेक्ट्रॉन की तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा होती है। याद है ये वाला ग्राफ, 1s ग्राफ करे थे क्या आप लोगों ने? किन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है ये एटॉमिक वाला, और उसमें मैंने ग्राफ करवा रखे हैं? किन्होंने नहीं पढ़ा है चलो ये बता दो, रेज योर हैंड जो मुझसे नहीं पढ़े। ठीक है, तो जिनसे भी आप पढ़े उन्होंने ग्राफ करवाए थे आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले ग्राफ, 1s का, 2s का, 2p का? सर ग्राफ तो शायद नहीं हुए थे। नहीं हुए थे? ठीक है, मतलब मुझे करवाना पड़ेगा सारा। ठीक है भाई, हम इस पे टाइम लगाएंगे, कोई बात नहीं, इट विल टेक टाइम देन। ठीक है, चलो फिर जैसा भी है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन तो पता लग गया क्वेश्चन क्या है, अब आंसर की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसको समझाते हैं। आंसर में सबसे पहले यही 1s का ग्राफ दिखा रहे हैं। ठीक है, 4πr² होता है ये, 4π गायब कर दिया इन्होंने, πr²। ठीक है, और ये रेडियस है। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, इसमें एक ग्राफ ही दे रखा, आंसर नहीं दे रखा इन्होंने। ठीक है, डी इनकोरेक्ट है, स्टेटमेंट डी जो है वो इनकोरेक्ट है, चल दिया भी हुआ है। ठीक है, इसने क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई, सर लेकिन इनकोरेक्ट। इसमें सी भी तो इनकरेक्ट है सर। सी, यही तो मैंने बोला, एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के पास। एट का सर ये मतलब भी तो पास है। इनकरेक्ट है। सही तो है ये, ओके न्यूक्लियस सर। के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम नहीं होती 1s वाले की, यस सर यस सर। है ना? इन द न्यूक्लियस लिखा होता, एट और इन में फर्क है, इन द न्यूक्लियस लिखा होता तो गलत होता। ठीक है, एट है, और मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी का डबल होता है, दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एवरेज। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से डबल होती है, ये अब याद रख लेना, यहाँ पर थ्योरी याद रखनी है आपको, जो भूल चुके हो या नहीं करी है, वट एवर द रीजन आर, कोई बात नहीं। द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट डिस्टेंस। यस माधव बेटा, कोई क्वेश्चन आपका? सर बी ऑप्शन में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बी ऑप्शन को एक्सप्लेन करूं? ठीक है चलो, इसका एक यस फॉर्मूला सर। और कुछ नहीं है, बता देता हूँ, कोई बात नहीं। द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस से डबल डिस्टेंस पर ये मिल सकता है? इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? यस, जी सर। ठीक है, तो यानी कि ये तो हो ही सकता है। तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी यूनिवर्स कहीं भी हो सकती है, वो जीरो होती है सिर्फ नोड पर, बाकी कहीं पर भी जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ होती है। तो 2a पर हो सकता है, ये डबल होती है हमेशा, इसको याद रख लेना। अभी मैं इसका बता देता हूँ क्या है फॉर्मूला। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूक्लियस के ऊपर एट लिखा हुआ है, इन नहीं लिखा हुआ, अगर इन होता इन द न्यूक्लियस तो गलत हो जाता है, ये भी सही है। तो टोटल एनर्जी देखो, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि न्यूक्लियस से बाहर जैसे जैसे जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। तो क्या ए नोट पर सबसे ज्यादा एनर्जी है? उसके बाहर और भी एनर्जी बढ़ेगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला ऑप्शन गलत। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब जरा हम बात करते हैं कि ये 1s 2s 3s ये क्या होता है। और यहाँ पर सिर्फ इस केस के लिए ये वाला ऑप्शन सही है, इस ऑप्शन को समझाने के लिए कि वो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा होती है प्रोबेबिलिटी, इस ऑप्शन को समझाने के लिए हमें ग्राफ समझने होंगे 1s के। ठीक है, तो 1s का 2s का ग्राफ बताता हूं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये है रेडियस, डिस्टेंस। ठीक है, और यहां पर ये डिस्टेंस जीरो है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, यानी कि वॉल्यूम कह सकते हैं आप इसे, बट प्रोबेबिलिटी लगा लीजिए।
सर आपके सर वॉल आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? यस सर, Yes. मैंने सर लेफ्ट करके Yes, sir. दोबारा ज्वाइन करी, मुझे लगा मेरे में प्रॉब्लम है। न्यू एक्चुअल में सर मुझे मेरे लगा माइक में मेरा प्रॉब्लम, इंटरनेट खत्म हो गया। मेरे माइक का बैटरी खत्म हो गया। माइक ऑफ नहीं था बेटा, माइक का बैटरी फिर खत्म। जो समझाया था थोड़ा सा समझा देना सर अभी। हाँ मैं दोबारा से बताता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, इस तरफ तो हम एरिया रख रहे हैं, इस तरफ हम रख रहे हैं रेडियस, और ये न्यूक्लियस है जहां पर जीरो मतलब डिस्टेंस जीरो है। ठीक है, न्यूक्लियस से इस तरफ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ती जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ इस एरिया की, तो जो हम बात करते हैं ये वाला एरिया, सपोज दैट कि मैंने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया एक सर्कल में। सर्कल में अगर आपको पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया लेना हो तो ऐसा ही लेंगे ना, ये वाला एरिया आएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। और अगर ये बॉल हो तो एक बॉल के अंदर दूसरी बॉल है, एक बॉल है इसके अंदर एक दूसरी बॉल है, तो ये वाला वॉल्यूम बन जाएगा, एरिया नहीं रहेगा, फिर ये वॉल्यूम होगा। समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते होते हैं, ये रेडियस है और ये दूसरी रेडियस है। ठीक है, तो दोनों रेडियस ये अपने 10th लेवल पर सॉल्व किए होंगे, एक बड़ी आर है एक छोटी आर है, दोनों का यस सर। मान पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर है ना, बड़े वाला पाई आर स्क्वायर माइनस में छोटे वाला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो छोटे सर्कल के एरिया में से बड़े सर्कल का टोटल एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास बीच वाले सर्कल का एरिया आ जाएगा। ये समझ में आ गया? जी Yes, सर। sir. तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये बीच वाले सर्कल का, क्योंकि हमें ए नोट पता होता है, तो ए नोट में कहीं पर भी अगर आपको न्यूक्लियस के अंदर कहीं पर भी रेडियस को 52.9 पिकोमीटर से छोटा कर देंगे तो आपके पास कुछ एरिया आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को निकाला जा सकता है। ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा वाले को भी निकाला जा सकता है, वो कम हो रही है ज्यादा हो रही है वो बात की बात है। तो हम यहाँ वैसा ही कुछ ग्राफ में ले रहे हैं। तो ये तो थी ग्राफ के बारे में जनरल बात, ये समझ में आई सबको? ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बना रहे हैं, अब ये ग्राफ ध्यान से देखना, ये ग्राफ 1s का कुछ ऐसे चलता है भाई। ये 1s का ग्राफ है, 1s दिख रहा है बेटा सबको? ये 1s का ग्राफ क्लियर है? जी सर। ठीक है, 1s का ग्राफ ऐसा होता है। अब ये याद रख लेना, 1s का ग्राफ मतलब ये जो अंडर एरिया अंडर द कर्व है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो क्या न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा है? न्यूक्लियस के पास से यहां से शुरू होता है, ये कुछ ऐसा है। तो क्या यहां सबसे ज्यादा है? यहां तो बहुत कम है प्रोबेबिलिटी, बट होता है ना, बिल्कुल होता है। समझ में आ गया? तो यहां पर भी होता है। अब हम बात करें, अब इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास। एट द न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के पास, तो भाई न्यूक्लियस के पास ही माना जाएगा। अब आप इसको डेड मत मान लेना कि यहाँ तो जीरो है, ये एक्चुअल में फिर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं इसको करेक्ट करके बनाता हूँ ताकि ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, अभी सही है, समझ में आ गया? तो ये है हमारा 1s का ग्राफ कि इन न्यूक्लियस कहाँ होता है और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है। और प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होती, तो इसलिए ये ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा। एसिम्प्टोटिक इसे बोलते हैं, मतलब ये बिल्कुल पैरेलल में आ जाएगा बट कभी भी इससे टच नहीं करेगा, जीरो नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। वो एरिया जीरो कहीं नहीं हो सकता जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाएगी। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। अब थोड़ा सा अलग होने वाला है। ये तो 1s का ग्राफ है, समझ में आ जाता है। 2s के ग्राफ में सबसे ज्यादा अब कंफ्यूजन होने वाली है, तो 2s का ग्राफ मैं यहां पर बना रहा हूं। अब इसको ध्यान से देख लेना, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। अब 2s में 2s कौन सा है यही नहीं पता लगता बच्चों को। तो देखो भाई, 2s का ग्राफ कुछ ऐसा है। ये 2s का ग्राफ है, ये इससे टच कर जाता है, याद रख लेना। ठीक है, इसी को बोलते हैं नोड। ये होता है नोड जहां पर फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जीरो वो हो zero जाए होता सर। है। ठीक है, और वो एक मोमेंट ऑफ टाइम मतलब एक मोमेंट ऑफ एरिया होता है, एक पॉइंट ऑफ एरिया होता है। वो यूं नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर फाइंडिंग जीरो है, एक पॉइंट ऑफ एरिया होता है, तो ना के बराबर है यहाँ, तो हम इसको नोड बोलते हैं। और ये ग्राफ है 2s का। अब 2s का ग्राफ कौन सा है? ये 1s और ये 2s, ऐसा पूरा है ना सर 2s का तो? पूरा है ये।
यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए। ये भी 2s है और ये भी 2s है, याद रख लेना। अब इस बात पे कितने बच्चों को डाउट है कि ये 2s कैसे हो सकता है, ये तो 1s है यहाँ, क्योंकि इतना सा एरिया तो 1s में भी तो आ रहा है। अगर मैं यहीं पे 2s का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा, तो ये तो 1s का एरिया भी है। यस और नोट? यस सर। तो फिर ये कैसे है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को? क्या समझ में आया इस बात से आपको? एनीवन हैव एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस? आधे बच्चे तो क्लास ही छोड़ चुके हैं ना, उनको लग रहा बोरिंग लेक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ग्राफ आपने नहीं किए होंगे। चलो बता देता हूं अब मैं इसको, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? होता क्या है ये, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये 1s का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ घूम रहा है, 2s का इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट 2s का इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ये वो 2s का एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है? आप सिर्फ इसको 2s समझ रहे हो, पर 2s वाला इलेक्ट्रॉन कभी कभी 1s वाले एरिया में आता है। इतने से एरिया में न्यूक्लियस के पास तो जरूर आएगा वो सिर्फ यहाँ नहीं घूमेगा, वो कभी कभी न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस के साथ साझेदारी तो इसकी भी तो है, ये बेचारा बाहर ही थोड़ा रहेगा, ये कभी ना कभी यहाँ जरूर आएगा इस एरिया में, कभी कभी थोड़ी देर के लिए यहाँ घूमेगा और वापस चला जाएगा 2s में, मैक्सिमम वो यहाँ रहेगा, ठीक है? लेकिन वो इस एरिया में भी, ये भी 2s है। और 1s क्या है? 1s तो ये पूरा है, तो पूरा मतलब 1s वाला भी इस एरिया में आता है, बिल्कुल आता है, बट 1s वाला जब यहाँ घूम रहे होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो 2s वाला कभी कभी गलती से इधर भी आता है, गलती से नहीं, एग्जैक्टली आता है, वो उसका घर है, मेन न्यूक्लियस ही सबको बांधे हुए है। ये समझ में आ गया? यस जतिन बेटा बोलो। सर मैं ये पूछना था सर, लेकिन ये जब 2s में रहता होगा तो उसकी कुछ अपनी एनर्जी होती होगी, तो सर अपनी एनर्जी रेडिएट करके वापस अंदर उसमें आता नहीं नहीं होगा नहीं 1s नहीं में। नहीं, वो उतनी स्पीड से आता है और एकदम से बाहर निकल जाता है, उतनी ही स्पीड से आएगा, और ये बहुत स्पीड से काम होता है, यानी न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा वो, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, वो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा। अब मान लो, इसे थोड़ा ऐसे समझ लो, गरम तवा जिसपे रोटियां बनाते हैं, देखा आपने? जी सर। है ना? उस गरम तवे के ऊपर मैं आपको कहूं कि उंगली रखनी है, और आपको उंगली 30 सेकंड के लिए रखनी है, 30 सेकंड रख सकते हो? बहुत इम्पॉसिबल है, जल जाएगी, है ना? रख तो सकते हैं लेकिन जल जाएगी। मैं कहूँ कि जलनी भी नहीं चाहिए और आपको दर्द भी नहीं होना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर। ये तो सर स्पीड से टच करते हुए निकालते हैं सर। हाँ, अब देखो मैंने बोला 30 सेकंड के लिए रखनी, अब आपको क्या करना है, आप 30 सेकंड तो काउंट करवाओगे, लेकिन मुझे 1 घंटे में 30 सेकंड दो, तो 1 घंटे में 30 सेकंड, जब आपने तवे पर आपकी उंगली थी, कैसे? आपने एक बार टच किया, वापस छोड़ दिया, अब उंगली को आराम से ठंडा किया, फिर से टच किया, फिर से ठंडा किया, फिर से टच किया, फिर से ठंडा किया, और ऐसे करते करते आप 1 घंटे तक लगातार टच कर रहे हो। तो जो मोमेंट ऑफ टाइम आपने टच किया, मैंने उसको काउंट किया, और इस तरह से उसको जब मोमेंट्स को काउंट करता गया तो 1 सेकंड बना, और फिर 1 सेकंड से मैंने 30 सेकंड तक काउंट करा, कि मान लो कि आप 10 बार जब टच कर रहे हो उंगली फिंगर को, तो 1 सेकंड के लिए टच होती है वो टोटल, 10 बार में 1 सेकंड के लिए, ठीक है बेटा? जी तो सर। कितनी बार, 30 सेकंड टच करने के लिए कितनी बार करनी पड़ेगी? 300 बार। 1 घंटे में 300 बार टच कर सकते हो तवे को? बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर। तो यानी कि 30 सेकंड के लिए टच हो गया, लेकिन उंगली को भी कुछ नहीं हुआ और सब कुछ सही। तो ये पास से गुजरता है फटाफट, अपने न्यूक्लियस को ये भी नहीं छोड़ने वाला, पास से गुजरता, और फुल एनर्जी के साथ, उसी एनर्जी के साथ स्पीड से आएगा, इसकी एनर्जी डाउन नहीं होती है। अगर आप ये कहोगे रेडिएट करके एनर्जी छोड़ेगा और फिर वापस से आएगा, और फिर गेन कहां से करेगा? है? छोड़ तो देगा, समझ गए ना जतिन बेटा? तो ये एनर्जी नहीं छोड़ता भाई, इसीलिए ये वहां से अचानक से गुजरता है एकदम से, क्योंकि अगर एनर्जी छोड़ के आ गया तो 1s में आ जाएगा और परमानेंट वहीं अपना डेरा जमा लेगा। 1s वाला इसको आने नहीं देना चाहता, बट ये इतनी स्पीड से गुजरता है कि ये यहाँ पे रह रहा है, निकल यहाँ से, जूम, गोली की तरह, समझ गए? गोली से भी फास्ट, एक्चुअल में इनकी स्पीड गोली से भी फास्ट होती है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, इसीलिए 1s और 2s में, ये देखो 2s में 1s तो होता है, बट आप 1s का ग्राफ तो ये आएगा टोटल, और 2s का ग्राफ ये दोनों आएंगे। तो मैं अगर ये बोलूं कि 2s में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, न्यूक्लियस से दूर ज्यादा होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास नहीं है, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर ज्यादा है। ये समझ में आ गया? यस सर। 1s वाले की न्यूक्लियस के पास ज्यादा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ ये डेंसिटी जो एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ज्यादा 1s की है। अब आप कहें सर न्यूक्लियस के पास तो इसकी भी कम है, इसकी तो यहां आती है। यही वो डिस्टेंस है जो जहां मैक्सिमम होता है कर्व, इसी को ए नोट बोलते हैं। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक का, ये है ए नोट। ये समझ में आ गया ए नोट क्या है? जी सर।
क्लियर है? तो ए नोट मतलब ए नोट से दूर हो सकता है, बिल्कुल ए नोट से दूर भी, तो यहाँ भी तो प्रोबेबिलिटी, यहाँ भी तो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ तक वो मैक्सिमम है, इतने इतने एरिया में मैक्सिमम है। तो न्यूक्लियस के पास भी बहुत कम है, ये भी न्यूक्लियस के पास से कभी कभी टच होके, वो एक डायलॉग सुना ना फेमस, कि मैं मौत को टच करके टक से वापिस आ गया, टक से। यस सर। ये वही है, ये सारा दिन यही खेल खेलता है। इंसानों ने तो अभी खेलना शुरू किया है, ये हर रोज 24 घंटे दिन रात 24/7 यही खेल खेलते हैं इलेक्ट्रॉन, कि मैं टक से टच करके टक से वापस आ गया और न्यूक्लियस मेरा घंटा नहीं उखाड़ सका, जा कर ले, मेरा क्या करेगा। समझ में आया? सब लोग यही खेल खेलते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन बेचारे न्यूक्लियस के साथ खेलते हैं, और न्यूक्लियस कहता है कोई नहीं बेटा, रहोगे तो मेरे ही अंटे में, क्योंकि हो तो मेरे ही पास, अट्रैक्शन तो मेरा ही है, दूर तो नहीं जाने दूंगा, है ना। तो न्यूक्लियस बोलता है मैं तुझे जानता नहीं हूं, पर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। समझ गए? और ये लोग बोलते हैं अबे तू क्या, मैं तुझे टच से वापस करके टक से वापस चला जाता हूँ। तो ये सारा दिन इनका यही चलता रहता है। तो इस तरह से 1s यानी हर कोई न्यूक्लियस के पास तो आता ही है। तो अगर मैं 3s का ग्राफ बनाऊं तो अब जरा 3s का ग्राफ देखना जरा। 3s के ग्राफ में ऐसे से 2 आ जाएंगे, 1 2 और ये 3, ये है 3s का ग्राफ। तो 3s ये भी है, ये भी है और ये भी है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 3s की कहां है? मैक्सिमम यहां है। समझ में आ रही है बेटा? तो 3s में नोड कितने होंगे? 3s में 2 नोड होने वाले हैं। यस, क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। है ना? अभी भी 1-2 बच्चों की आवाज आ रही है। तो देखो यही प्रॉब्लम है, जब थ्योरी पढ़ाओ तब ध्यान नहीं देना, फिर मैथ के क्वेश्चंस, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करो तब ध्यान नहीं देना, उसके बाद घर जाके प्रैक्टिस नहीं करना, और फिर अपने आप को नालायक समझना। हम नालायक कभी नहीं होते, हम प्रैक्टिस कम या ज्यादा करते हैं, बस फोकस कम या ज्यादा करते हैं। तो नालायक कोई नहीं होता है, याद रखना। हर किसी को कोई ना कोई महारत हासिल है। आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि अगर आप मछलियों से पेड़ पे चढ़ने की उम्मीद करोगे और बंदर से तैरने की उम्मीद करोगे तो आप सारी उम्र उम्मीद में बैठे रहोगे। दे कांट डू दैट, वो कर ही नहीं सकते हैं। उनसे वो काम करो जिनमें उनकी महारत है। इंसानों की भी हर किसी की कहीं ना कहीं महारत होती है, लेकिन कमाल की बात यह है इंसान उस महारत को चेंज कर सकते हैं अगर वो फोकस चेंज कर। यानी अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आपको लगता है, और किसी खेल में अच्छे हो, आप फोकस चेंज कर दीजिए, डेफिनेट गारंटी देता हूं आप पढ़ाई में अच्छे हो जाओगे। समझ गए ना? तो इंसानों में ये एबिलिटी होती है, चलो जानवरों में ना भी हो लेकिन इंसान ऐसा कर सकते हैं कि अपना फोकस बदल के उस फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। हमें तो इंसान को इंसान से कंपैरिजन करना है ना। हम यूं तो है नहीं कि अच्छे होने का मतलब ये है कि आप गूगल बन जाओगे, या ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। तो ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा सभी को। यस, क्लियर है? तो ये वो ग्राफ था 1s का, ये 1s का ग्राफ है, ये भी 1s का है। क्या डिफरेंस है दोनों में? आर स्केयर। देखो भाई ये है, ये समझ लो साई स्केयर की वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यू है साई की। जब ग्राफ साई का बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वो ऐसा बनता है ये वाला। और जब साई स्केयर की वैल्यू निकालते हैं तो साई स्केयर में वो ग्राफ पलट जाता है। समझ में आ गया? उल्टा हो जाता है वो ग्राफ। यस, क्लियर है? तो साई हमें कुछ नहीं देता, साई से हमें कुछ नहीं मिलता, बट साई स्केयर से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाती है। एक हमें एरिया मिल जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो साई स्केयर हमारे लिए वैल्यूएबल है, साई हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं। यस, ये बात सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो ये ग्राफ के बारे में सिर्फ यहाँ पर इतना ही बता रखा है, दोनों 1s के ग्राफ है, नो डाउट विच। चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। If the kinetic energy of the electron increased 4 times the wavelength of the de Broglie wave associated with it will become, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई, वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है, चलो अक्कड़ बक्कड़ करके आंसर ही बता दो। 2 मिनट सर। ठीक है, जतिन ने लिखा कि इनके पास बहुत टाइम है। अरे इनके पास अनंत तक टाइम है बेटा, इनफाइनाइट टाइम है। ये सारा दिन ऐसे ही करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है हमारी बॉडी में, हमारे पेन में, नोटबुक में, सब में इलेक्ट्रॉन है, लगातार घूम रहे हैं, दिख नहीं रहे। कमाल नहीं है ना? दिव्य आंखें चाहिए, दिव्य आंखें। भगवान बोलते हैं ना, बोला मुझे देखने के लिए तेरे पास दिव्य आंखें होनी चाहिए। वैसा ही इलेक्ट्रॉन बोलता है, बोला बेटा मुझे देखने के लिए तेरे पास दिव्य आंखें होनी चाहिए, मैं ही भगवान हूँ, अपने भगवान है, टेंशन नहीं लेने की।
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बता रहे हो आप, चलो देखते हैं व्हाट इज द राइट ऑप्शन। यस सर, बी है सर, बी इसका। ये रहा भाई ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन टू इज द यस सर। आंसर। सी नहीं, बी। हाफ हाफ हो जाएगी। कैसे हुई, चलो कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये बोला लैम्डा जो है वो 1/√k ही लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, है सर ना। रूट और के वो ही क्या होता है ना सर, अंडर रूट भी तो होता है। हाँ 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 बेटा, वो भी √k ही। ठीक है, तो ये है वो। कहाँ से आया ये फॉर्मूला बता सकते हो? H इंटू न्यू इक्वल H इंटू न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास, एक यस क्या सर। है, लैम्डा इक्वल H बाय M इंटू वी। वी। वी क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी सर। हाँ, तो क्या इन दोनों से मिलाकर ये फॉर्मूला बना सकते हैं? कहाँ से आया मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया? एक और चीज बता दो, C इक्वल H इंटू न्यू। सी होता है, नहीं एनर्जी होती है, तो गलत बता रहा हूँ, है ना। एनर्जी इक्वल H इंटू न्यू और C इक्वल न्यू इंटू लैम्डा। तो याद रखना, न्यू जो है वो एनर्जी से एसोसिएटेड है। अब याद रखना काइनेटिक एनर्जी से भी एसोसिएटेड है न्यू। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, ये वेवलेंथ है, ये बढ़ेगा तो न्यू कम हो जाएगा, मतलब एनर्जी कम हो जाएगी। तो लैम्डा जब बढ़ता है तो एनर्जी कम हो जाती है। तो ये तो पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होने वाली है, लेकिन वो अंडर रूट में कम होने वाली है। अब ये कैसे पता लगेगा? यस सर, मुझे नहीं पता था ये। हाँ, मुझे पता नहीं था सर ये रूट में कम होती है। नहीं पता तो फिर कैसे निकाला आपने? सर मैंने तो सर गलत दिया ऑप्शन। सर इसका तो फॉर्मूला था पता मुझे सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 4 टाइम। अब मैंने ना एक आपको ना बुकलेट शेयर की हुई है जिसमें केमिस्ट्री के ऑल फॉर्मूलाज दिए हुए है सबके पास, वो बिटली लिंक पे डाउनलोड करी किसी ने? सर किस पे है वो, बिटली पे है सर? बिटली लिंक पे मैंने शेयर कर रखी है बुक, जिसमें केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला दे रखे। अब मैं लेसन या उसकी डिटेल नहीं करवाने वाला यार, सीधा फॉर्मूला याद करो तो ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। क्योंकि डिटेलिंग में तो ऐसे फिर सारा कहानी खराब हो जाएगी, हम कहाँ कहाँ बताते फिरेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है, हम अब डिटेलिंग देने की बजाय डायरेक्ट वहां से फॉर्मूला याद कीजिए, और सीधा आपको फॉर्मूला याद करके समझ आ जाएगा कि कहीं से डिराइव हुआ है, डिराइव होने के बाद भी याद ही करना पड़ता है। ये ज्यादा डेरिवेशन के अब चक्कर में मत पड़िए। तो ये एक्चुअल में इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको यहाँ के लिए लर्न कर लो और फिर डायरेक्ट निकालोगे। 4 टाइम हुई है तो ये 2 टाइम, है ना, तो वो 2 हाफ हो जाएगा उसमें। ठीक है, 1/2 आ जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर एसोसिएटेड विद द प्रोटोन मूविंग एट। प्रोटोन है जो इस स्पीड से मूव कर रहा है, वेवलेंथ निकालना है। तो भाई फॉर्मूला क्या लगेगा, एच इक्वल और न्यू इक्वल एच बाय एम वी। एम। एमवी। तो मास जो है वो आपको पता है प्रोटॉन का दे रखा है। ठीक है, एच की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, एच दे रखा है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, बस लैम्डा ही तो निकालना है। हो जाएगा सोल्व। यस सर कर रहे हैं। जल्दी से करो फिर। सर ऑप्शन 4 आ रहा है। 4, ठीक है।
चलो देखते हैं क्या आंसर है। Hence ऑप्शन 4 इज राइट। यस ठीक है भाई, कुछ नहीं करना था, सीधा फॉर्मूला लगाना है। मास प्रोटॉन का h, वेलोसिटी वी हैव वेवलेंथ h इक्वल m बाई, ये डी ब्रोगली रिलेशन है, लैम्डा इक्वल h बाई mv, सीधा निकल गया। ठीक है, क्लियर है सबका। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज, सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए रेडियस बतानी, फर्स्ट के लिए नहीं, n की वैल्यू सेकंड है ना, उसके लिए बतानी है। h की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर माइनस 31 kg, जूल पर जूल सेकंड होता है h, 6.6 6.626 होता है यार ये, या 6.26, पीछे वाले में क्या था, इज दिस 6.26 होता है यार, 6.626 होता यस है, सर, बट यहाँ 6.62 होता है सर। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दे रही है, बट कोई बात नहीं, जो वैल्यू ली है उसके हिसाब से निकाल सकते हो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंट 10 पर माइनस 19 कूलम है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के अंदर दे रखी है, ई नोट की वैल्यू दे रखी है, इसका फॉर्मूला अलग से लगेगा, ई नोट वाला, एप्सिलॉन नोट 8.8 10 पर माइनस 12 की पर केजी पर मीटर क्यूब ए स्क्वायर। एंगस्ट्रोम में दे रखी है, एंगस्ट्रोम। किसी को आ रहा है ये? कर दें सर 2 मिनट। ठीक है, सर ये ई नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? इसका ई नॉट का सर। एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला थोड़ा, ये तो खुद अपने आप में कांस्टेंट है ना, अच्छा सर। ये कांस्टेंट है, इसका यूज होगा कहीं। बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए क्या वैल्यू थी, बोहर ऑर्बिट की वैल्यू कितनी है पता है, सीधा भी निकल सकता है ये, एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, बोहर वो ऑर्बिट एन स्क्वायर बाय जेड इनटू कांस्टेंट होता है, एन स्क्वायर बाय जेड इनटू कांस्टेंट, सीधा लगा सकते हो बेटा। यहाँ पर ठीक है बोहर सर, ऑर्बिट 2 मिनट का सर। यानी रेडियस का सीधा फॉर्मूला लगाइए, कांस्टेंट इनटू एन स्क्वायर बाय जेड, बस यहाँ के कांस्टेंट है। वो एप्सिलॉन एप्सिलॉन इन्होंने ना लंबे चौड़े फॉर्मूले के लिए दे रखा है, वो मत यूज करो, डोंट यूज दिस, क्योंकि इसकी कभी जरूरत पड़ती नहीं है हमें, ये फिजिक्स में जरूरत होती है, फिजिक्स भी मतलब डाउन है आप लोगों की, है ना, फिजिक्स में इस लेवल पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, एप्सिलॉन नोट को यूज नहीं करना। सर ऑप्शन 4 होगा सर सर। ऑप्शन 4 आ रहा है सर। ठीक है चलो देखते हैं। व्योम बेटा आपका कोई डाउट है क्या? नो सर, मैं ऑप्शन 4 बता रहा था सर। अच्छा ठीक है, देखो भाई ऑप्शन 4 राइट है, सीधी सी बात है। ए की वैल्यू होती है 0.35 जो कांस्टेंट है, एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है, एन तो ऑर्बिट में, तो इसका सीधा वैल्यू भर दो, 2 में 2.12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड Cl2 इज 242 किलो जूल पर मोल में क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, एक मोल टूट जाते हैं बॉन्ड, एक बॉन्ड नहीं टूटता, एक मोल मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूट जाते हैं। द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल टू ब्रेकिंग द क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज, वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा निकालना है, एनर्जी क्या होती है, एच इंटू न्यू, ई इक्वल न्यू की जगह पर क्या भर सकते हैं, 1/c, सॉरी 1 बाय क्या होता है अभी, न्यू की जगह क्या भरेंगे, c इक्वल न्यू इंटू लैम्डा होता है, ठीक है, तो c बाय लैम्डा, न्यू की जगह पर, इसकी जगह पर मैं लैम्डा को इधर ले जाऊं, c बाय लैम्डा पुट कर सकता हूं, मुझे एनर्जी पता है, ये रही, h पता है,
एच तो पता है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी पता है, लैम्डा निकालना है, तो सारी वैल्यूज पता है, निकालो इसे, कर सकते हो। जी सर। सी दे रखा है, एन ए दे रखा है, एन ए क्यों देना भाई, एक मोल सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का निकालना है भाई, एक मोल का आप निकाल लोगे, उसके बाद में एक मोल मोलिक्यूल, इतने मोलिक्यूल्स का निकल गया, तो एक मोलिक्यूल का निकालना है तो इतने से डिवाइड कर दो, मतलब जो भी आंसर आएगा लास्ट में उसको एन ए से एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, राइट ऑप्शन आपके सामने होगा। सर ऑप्शन 1। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है देखते हैं, बाकी किसी ने किया सॉल्व? सर 2 मिनट से कर रहे हैं सर। ठीक है, टेक योर टाइम। सर करवा दो सर, मेरा नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, ठीक है, देखो सीधी सी बात है, एनर्जी हमें पता है 242 किलो जूल, तो यहाँ 242 किलो जूल पर मोल आ गई हमारे पास, एनर्जी इक्वल क्या होगी, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर 34 यस सर। जूल सेकेंड, और इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 यस सर। मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा निकालना है, तो सीधा लैम्डा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, ये 6.6 सर नेगेटिव में होती है ना सर 10 की पावर, नेगेटिव में होती है ना सर 10 की पावर माइनस यस सर, 34। नेगेटिव होती है -34। ओके ठीक है, 6.6 इंटू, तो 34 और 8 कितना बचेगा, 8 4 26 26 माइनस, -26। है ना, पहले मल्टीप्लाई में 3 लिखते हैं, फिर 10 पर -26 लिख देते हैं, नीचे आ गया 242, ठीक है, नैनोमीटर में निकालनी, हमारी किस में निकलेगी भाई, मीटर में, तो 10 की पावर -97। हमारे हमारे पास तो मीटर निकलेगी ना, यस सर। तो इसको नैनोमीटर में बदलने के लिए क्या करें, 10 पावर -9 सर। -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यस सर। 1 नैनोमीटर 10 पावर -9 मीटर होता है, उल्टा नहीं करेंगे यार, 10 पावर -9 की जगह 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नैनोमीटर तो तभी बनेंगे, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, यस सर। यस सर। 10 पावर 9 होते हैं, उल्टा करेंगे प्लस वाला, है ना, तो अब देखो जरा क्या तिकड़मबाजी हो सकती है भाई, चलो इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, लैम्डा इक्वल 6×18 6×18 और एक 19, 19.8 आ गया इन दोनों की मल्टीप्लाई से, ठीक है, और नीचे है हमारे पास 242, तो अगर मैं 198 लगभग 200 है ये, और ये 242 है, क्या करूं, इसका 10 नीचे ले जाता हूँ, फिर ऊपर आएगा 10 पावर -1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कर दूं 10 पावर 27 माइनस का, मल्टीप्लाई में 10 पावर 9 है, और इसका पॉइंट यहाँ से हट गया, अब मैं इसको 200 ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली इसको 200 कर दिया, इसको 240 कर दिया, ठीक है, और यहाँ 10 पावर कितना आ गया, 9 या 27 18 माइनस का 18, तब भी हमारा आंसर तो बिल्कुल करीब तो है ही नहीं यार, क्या चक्कर है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, 12 5 6 कितना आएगा, 6 और 5 का 6 0 6 47 6 48 लगभग 8, है ना, 10 पावर -18,
ये आता है, ये तो गलत आ रहा है यार। तो इसको डिवाइड भी तो करेंगे सर एवोगाड्रो नंबर से। हाँ वो तो हम भूल ही गए, सही है सही है। हाँ एक चीज मिसिंग हो रही थी भाई। 6 × 10⁻23 से ये 23 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 23 10⁻, माइनस का 23 हो जाएगा ये तो फिर। नीचे नेगेटिव आएगा सर, नीचे नेगेटिव। नीचे नेगेटिव क्यों आएगा? 10⁻−23 होते हैं क्या? सर कुछ मैं बड़े आपको वाली गड़बड़ डिवाइड कर करके रहे हैं। बताऊं? देखते हैं, कोई बात नहीं। ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 गया ऊपर, ये 19 बन गया। 8 और नीचे 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 18, 1.3 और 19 और 23, ये तो कुछ ज्यादा ही बन रहा है, बहुत ज्यादा झोल झाल है भाई, गड़बड़ है यस बहुत सर। ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। देखते हैं ऐसी क्या गड़बड़ हुई, हमने पूरे कॉन्सेप्ट ही गलत लगाया है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है यार। देखें दोबारा से। सी दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है। ब्रेक द क्लोरीन किलो जूल पर मोल, जूल लेनी थी, चलो ये भी 1000 की गलती हो सकती है हमसे, पर ये तो बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल टू ब्रेकिंग द कार्बन कार्बन सिंगल, लैम्डा की वैल्यू निकालनी। लेट्स सी द आंसर, इन्होंने कैसे किया, कुछ हमने क्या गड़बड़ कर दी। ये बोलता है एच इंटू एन ए बाय लैम्डा, ई इक्वल एच इंटू न्यू होता है। न्यू क्या होता है? सी ए बाय लैम्डा होता है, सी बाय लैम्डा। तो E इक्वल एच इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये पर मोल के लिए, यानी कि अब इसने क्या किया, एनर्जी पर मोल के लिए एनर्जी निकालनी तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एन से मल्टीप्लाई किया हुआ है कि 1 मोल से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया एक। ठीक है, ये एक वेव की एनर्जी है, हम ये गड़बड़ करें इसको डिवाइड कीजिएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। एक वेव की एनर्जी है ना, एक एटम के लिए, जो भी कह लो, एक मॉलिक्यूल के लिए, तो इन्होंने यहाँ एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1 मोल के लिए निकाल लिया। अब यहां से इन्होंने लैम्डा फाइंड आउट किया, तो ई को नीचे ले गए ये लोग, लैम्डा इक्वल एच सी एन ए डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, वो पर मोल वाली निकालनी पड़ेगी क्या हमें? 3 इंटू, अब जरा इनकी कैलकुलेशन चेक करो यार, क्या हम भी तो सही थे, कुछ ऐसा ही तो हम कर रहे थे। 3 × 10⁸, ये तो सी की वैल्यू है, 6.6 ये एच की वैल्यू है, और ये एवोगाड्रो नंबर है, और ये 242 गुना में 10⁻3 ये जूल बन गया। ठीक है, यस सर। इन सबको जोड़ तोड़ करके ये आ गया। फाइंड करो कि ये आ रहा है क्या, और ये नैनोमीटर में क्यों आएगा, मीटर में आएगा ये तो। बाद में नैनोमीटर बनाया गया इसका। 6 × 6, 6 × 36, 6 × 36, 37, 38, 39, लगभग 40 आ गया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई से मैंने ले लिया 40। 10⁻24 और 34 और 23 कितना बचा? 11। 10⁻−11 आ गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, ये पूरा खत्म। फिर इसके बाद 10⁻8, 8 को भी खत्म कर देते हैं, 3 रह गया, ऊपर 3 रह गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 12, 120 आ गया। नीचे 240 है, लगभग डबल है, 1 2 2 आ गया, 1/2 आ गया। 10⁻3 है, ऊपर चला जाएगा, 0 हो गया, 1/2। 6 हो जाएगा ना, हाँ 6 हो जाएगा ना सर, पॉजिटिव है नीचे। अरे हाँ, नीचे पॉजिटिव, सॉरी, तो ये -6 हो गया। ठीक है, ये -6 हो गया, 1/2 यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई में 10⁻−6, इसके नैनो बनाओ। ये 0.5 तो सही आ रहा है, ये रहा। 5 इंटू 2 आ ये जाएगा ना। देखो, ये इसने क्या किया, ये तो दोनों क्रॉस कर रहा है यार, क्या कर रहा है ये? सर वो किलो जूल में था, इस वजह से तो नहीं किया उसने। किलो जूल से जूल तो बना चुका बेटा, ये रहा किलो जूल वाला, जूल तो इन्होंने 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर रखा, देखो ये रहा। यस सर। भाई आंसर गलत दे रखा, ठीक है। अगर इसमें और पावर 9 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा सर आंसर जो आपने निकाला है।
इसको 9 से मल्टीप्लाई करें 10 पावर 9 से, हाँ तब आ जाएगा लगभग 500। सही है। तो यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए, इसने क्या किया, अच्छा तो 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस का 6 था तो ये प्लस का 3 बच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये एक खा गया, ये प्लस का 3 ये पूरा खा जाना चाहिए, या तो इसे या फिर इसको माइनस करके और फिर 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। अभी ठीक है, समझ में आ गया सबको। यस सर। अभी सही है, दैट्स इट। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सीधी और साफ चीज। तो हम क्या गड़बड़ कर रहे थे, क्या हम भी कुछ गड़बड़ कर रहे थे क्या। एच सी बाय लैम्डा बिल्कुल सही लगाया हमने, एच सी बाय लैम्डा था, लैम्डा उधर चला गया, एनर्जी इधर आ गई, बिल्कुल सही है। एन ए से मल्टीप्लाई करनी थी बस, कुछ भी तो गलत नहीं था, फॉर्मूला कुछ ऐसा ही लगेगा, शायद कैलकुलेशन में या कुछ और गड़बड़ हुई है। एन ए से मल्टी हमने डिवाइड किया था क्या, एन ए से Yes, यस सर हमने डिवाइड किया था सर। डिवाइड किया था, बस ये शायद मिस्टेक है ना, बट एट लिस्ट ये थोड़ा बहुत बड़ा सा झोलझाल लग रहा था। आंसर सही है, समझ में आ गया बेटा। यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्स 800 आ रहा है भाई माधव, अप्रोक्स 800 आ रहा है, 800 नहीं आना चाहिए हमारा, अप्रोक्स 500 आ रहा था सही। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 19.6 × 10⁻18 जूल पर एटम है, एक एटम की है ये। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट n = 1 ऑफ लिथियम इज, लिथियम की निकालनी है, ठीक है। नीचे सॉल्यूशन डायरेक्टली, सॉल्यूशन भी कॉपी हो गया क्या, हाँ नीचे सॉल्यूशन सीधा दे रखा है, चलो हम सीधा सॉल्यूशन ही करेंगे इसका, ज्यादा झंझट में नहीं डालते आपको। देखो भाई आयनेशन एंथैल्पी 19.6 ये उन्होंने दे रखी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और आयनेशन एनर्जी क्या होती है, जेड स्क्वायर के डायरेक्टली, आयनेशन एनर्जी इनवर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, यानी एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो सीधा याद कीजिए, ठीक है। अब आयनेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम डिवाइडेड बाय हीलियम क्या होगा, दोनों का मास अगर डिवाइड करें वैसा कुछ बनना चाहिए। यहां इन्होंने क्या कर रखा है, 9/4 मल्टीप्लाई में आयनेशन एंथैल्पी ऑफ जो हीलियम की दे रखी है। अब ये समझ में आया कैसे हुआ, कितने बच्चों को ये समझ में आया। बोलो बेटा। एक बार बता दें सर आप फिर से। देखो आयनेशन एंथैल्पी लिथियम बाय हीलियम की आयनेशन एंथैल्पी का, देखो आयनेशन एंथैल्पी अगर मैं करूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है, ठीक है, ये मान लो लिथियम की है, और एक और आयनेशन एंथैल्पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये हीलियम की है, लिथियम और हीलियम, है ना। तो लिथियम वाला अगर इसकी वैल्यू लिखता हूँ कितनी आएगी ये वैल्यू, लिथियम का क्या बोलते हैं उसे, आयनेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर के, जेड की वैल्यू कितनी होती है लिथियम के लिए, 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी 3 का स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी आयनेशन एंथैल्पी 2 का स्क्वायर, यस सर। ठीक है। तो यानी दोनों का आयनेशन एंथैल्पी जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने जेड का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 9, ये आ गया 4। दोनों का रेशो, उसने दोनों का क्या कहा था, उसने लिथियम की निकालने को बोला था, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, दोनों की आयनेशन एनर्जीज को डिवाइड कर रहा हूं, तो जेड स्क्वायर का रेशो डिवाइड हो जाएगा। एक की मुझे ऑलरेडी पता है आयनेशन एंथैल्पी, तो देखो मल्टीप्लाइड बाय हीलियम की आयनेशन एंथैल्पी, रेशो को अगर हीलियम वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मेरे पास अब क्या है, लिथियम 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय हीलियम 1 पॉजिटिव, इनका डिवाइड का रेशो मेरे पास है 9/4, 4। ठीक है। ये क्लियर है, मुझे हीलियम की पता है, एग्जैक्ट वैल्यू हीलियम की पता है, एग्जैक्ट वैल्यू हीलियम की दे रखी ना उसने, इतने जूल पर एटम है, तो लिथियम की कैसे निकलेगी, 9/4 को अगर मैं 9x/4x मान सकता हूं, x इज द मल्टीप्लायर, ठीक है। जी सर। अब 4x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 19.6 इंटू 10⁻−18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड आ जाएगा, 19.6 इंटू 10⁻18
डिवाइडेड बाय 4। अब इस वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 9 से, तो क्योंकि x मुझे पता है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाय 9 यानी 9/4 का जो रेशियो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो टोटल वैल्यू से। समझ में आ गया? यस सर। तो 9x यानी कि 9x। अब अगर मुझे 9x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं, 9 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 19.6 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 4। तो इन्होंने ये सीधा सीधा 9x की वैल्यू निकाल दी। और 9x की वैल्यू हमारी क्या थी, अगर एक यहाँ क्या है, ये हीलियम, लिथियम सॉरी, लिथियम 2 पॉजिटिव और ये हीलियम 1 पॉजिटिव, तो यानी लिथियम वाला रेशियो है, ये ऑब्वियस है, तो ये सीधा ही आ जाएगा। मतलब 9/4 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल से, तो भी उसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सबको सर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज बड़े ढीले पीले लग रहे हो आप लोग। ये लो दोबारा से ऑप्शन, दोबारा से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ, और कुछ नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n इक्वल 4 n इक्वल 2 हीलियम पॉजिटिव इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बता रखी है n इक्वल 4 से n इक्वल 2, यानी कि फोर्थ शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4, फोर्थ शेल में कोई इलेक्ट्रॉन था और ये सेकंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन था, तो कह रहा है फोर्थ से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन वापस आ गया और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इज इक्वल टू द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कोरस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाइड्रोजन एटम के कौन से ट्रांजिशन के ऊपर वो इक्वल करेगी, यानी इक्वल लगानी है, उसकी एनर्जी कितनी है हमें नहीं पता, बट मान लो वो x है, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं कहां तक लेके जाऊं कि उसके ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो x हो जाए उसके ट्रांजिशन की। ये समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? और ये क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर भी आया था डेफिनेटली, अगर आप लोगों ने कहीं लेक्चर लगाया हो तो। ठीक है, तो अगर इसको कोई कर सकता है तो करो भाई, वरना मैं आंसर दिखाता हूँ, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से करना शुरू कर देना बेटा। मुझे लग रहा है कि ये पोर्शन आपका वीक है ना। 11th वाले बच्चे पढ़ कम रहे हैं, प्रैक्टिस भी बहुत कम कर रहे हैं। 12th में दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, सोच लेना। अभी से जो अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं पढ़ ले। कोई कर रहा है सॉल्व या आगे बताऊं मैं डायरेक्ट? सर 1 मिनट। नहीं कर रहे हो? ठीक है, मैं करवाता हूँ सॉल्व। देखो भाई, 13.6 इंटू 4, अब ये कौन सा फॉर्मूला लगा ये बता दो मेरे को। एनर्जी इक्वल 13.6 मल्टीप्लाई में 4, ये 4 क्या चीज है पता है? 1/n1² माइनस 1/n2²। ये क्या है? 4। जेड स्क्वायर सर। ये जेड है, जेड स्क्वायर है, क्या जेड था? स्क्वायर हीलियम है ना सर, हीलियम का स्क्वायर 4 होगा। हीलियम है, ठीक है, जेड स्क्वायर आएगा, क्या हम जेड स्क्वायर ही लगाएंगे। जेड का स्क्वायर आ गया, बस ये फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट इससे हम क्या निकालेंगे? एनर्जी निकाल लेंगे। n1 और n2 की वैल्यू दे रखी है उसने, जेड की वैल्यू हमें पता है, एनर्जी निकल गई। ठीक है, अब एनर्जी h इंटू न्यू होती है और न्यू की वैल्यू E इक्वल h इंटू न्यू है, और न्यू की जगह पर हम क्या भर सकते हैं? अब ये क्या भरा है इसे? 10.2 एनर्जी की वैल्यू पता है, ठीक है, न्यू निकालना है, h हमें पता होता है, तो E की वैल्यू 10.2 डिवाइड बाई h। ये समझ में आ गया, जिससे फ्रीक्वेंसी यस सर, निकाल, समझ गए। न्यू इक्वल क्या आ गया? ई डिवाइड बाई एच। ठीक है, ये ई बाई एच लगा रखा है इसने न्यू की वैल्यू, तो ई। अब एनर्जी फिर से उसी फॉर्मूले में पुट कर दो, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला, 1/n², 1/n2²। तो इसको 10.2 को हमने इक्वल कर दिया एनर्जी को, है ना। एनर्जी ये भी होती है और ये भी होती है, यहाँ से तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी कि किस वेवलेंथ की, लेकिन हमने n1 और n2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे? 102 डिवाइड बाई 136, दोनों का पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा।
यहां तक समझ में आ गया सबको? अब हम क्या करने वाले हैं कि गिवन ऑप्शंस में n1 और n2 की जो वैल्यू दी हुई है उसको हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर बेस पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कभी n1 की वैल्यू 2 भरेंगे, कभी 1 भरेंगे, कभी 1 भरेंगे, कभी 3 भरेंगे, कभी 1 भरेंगे 4 भरेंगे, या फिर 4 भरेंगे 1 भरेंगे, उल्टा सीधा जो भी हो सकता है वो सारी वैल्यूज भरकर देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो उसके इक्वल आ रहा है। समझ में आ गया? हिट एंड ट्रायल मेथड। यस हाँ सर। भाई, ठीक है। ये सबसे बोरिंग वाले लेक्चर जा रहे हैं मेरे, पता। हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको फिल करेंगे भाई। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो बेटा, अगर वो नहीं करोगे तो मैं पीवाई क्यू छुड़वा दूंगा और एनसीईआरटी करवाने सर वाले कल छोड़। कल पक्का करके लाएंगे सर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है। तो भाई आंसर आएगा ये। अब आपको ये समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार आता है पेपर में काफी जगह पर। बेस्ड ऑन द इक्वेशन E इक्वल दिस दिस दिस, ये वही वाली इक्वेशन है 1/n1 स्क्वायर। बस वो ये इन्होंने यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और दे रखी है और जेड दिया ही नहीं। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड बाय द एक्साइटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेवल n1 टू द लेवल n2 विल बी। वेवलेंथ बतानी है तो n1 की वैल्यू यहाँ पर दो, n2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक सर है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस वजह से शायद जेड स्क्वायर नहीं दिया होगा। हाँ, इसलिए हाइड्रोजन है ऑब्वियस है, तो इन्हें जो फॉर्मूला दिया वही यूज करेंगे। इससे डेल्टा ई एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी निकलने के बाद क्या करेंगे, वेवलेंथ निकालनी है। ई इक्वल एच इंटू न्यू होता है, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा भर देंगे, तो यानी लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, एच सी बाय ई। ये फॉर्मूला यूज करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये लो यस फॉर्मूला सर। यूज कीजिए। तो जितनी एनर्जी, अब देखो जो एनर्जी है ना वो ये रही, यानी डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब ये ऐसे कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल एच सी डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू आप क्या भर सकते हैं, माइनस का 2 इंटू 10⁻−18। तो मैं इस -18 को +18 कर दूं, चलो यही लिखता हूँ वैसे मैं, वरना ओवर हो जाएगा। -18 और उसके मल्टीप्लाई में 1/n2 का स्क्वायर है, तो 1/4 माइनस 1/ कितना आएगा 1। ठीक है, तो यानी कि ये 1 ही आ जाएगा, सीधी सी बात है। दैट्स इट। क्लियर है भाई? यस सर। अब इस फॉर्मूले में लैम्डा की वैल्यू निकालनी है यार। एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, तो ये फाइंड कर सकते हैं ना। करो जरा इसको, फाइंड करो फिर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन तो मैथ को भी फेल कर देती। बिल्कुल बेटा, केमिस्ट्री की कैलकुलेशन है ही ऐसी, मैथ में इतना नहीं होता जितना ये थोड़ा तकलीफ देती है। आई नो दिस। व्योम का आंसर आ रहा है 2। चलो ठीक है, देखते हैं। लेकिन इसको शॉर्टकट में किया जा सकता है, अच्छी बात ये है। देखो भाई, जब सारी वैल्यूज भरेंगे तो 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। वैल्यूज भर के कैलकुलेशन ही करनी थी और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए कार। एक कार है जिसका मास 1000 kg दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो लैम्डा इक्वल क्या होता है, h/m इंटू वी होता है। ये डी ब्रोगली रिलेशन है, तो लैम्डा निकालना है इसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, मास दे रखा है 1000 kg। ठीक है, वेलोसिटी दे रही है 36 km/h। याद रखना ये मीटर होनी चाहिए, मीटर, और ये सेकंड में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी। इसको सही करना, मीटर पर सेकंड में। ये समझ में आ रहा है, मीटर पर सेकंड। यस सर। और उसके बाद इसकी वैल्यू भरो और एच की वैल्यू भरो और लैम्डा निकालो। बताओ क्या होगा फिर लैम्डा।
जल्दी से सॉल्व कीजिए लैम्डा की वैल्यू। थर्ड राइट सर ऑप्शन। सी है सर, थर्ड है सर। चलो देखते हैं। यस, सी इज द राइट ऑप्शन। सीधा सीधा कैलकुलेशन ही, और तो कुछ है ही नहीं, मीटर पर यस सेकंड सर। निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू सेकंड है, ये याद रख लेना। इसका मतलब n की वैल्यू सेकंड है। क्यों? क्योंकि भाई जहां पर लिथियम में 2 पॉजिटिव है, लिथियम पर 2 पॉजिटिव, मतलब 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। 3 तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें उड़ा दिया, 1s में 1, यानी कि पहली शेल में इलेक्ट्रॉन। तो आप कहां पहुंचाओगे उसे? सेकंड शेल में पहुंचाओगे, तो n की वैल्यू तो सेकंड हो गई सीधा। समझ में आ गया? तो सेकंड एस में उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी, तो एनर्जी होती क्या है भाई? E इक्वल क्या होता है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड बाय एन स्क्वायर होता है। जेड स्क्वायर होता है, जेड बाय एन स्क्वायर होता है। जेड होता है सर? सोचो, मुझे तो जेड ही लग सर रहा है। जेड स्क्वायर होता है सर शायद से। जेड स्क्वायर होता है पक्का? बाकी बता देंगे सर, बाकी हाँ बच्चे। ठीक है, जेड स्क्वायर ही आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आंसर अपने आप बता देता होता है, जेड स्क्वायर ही आएगा, नो वरी, जेड स्क्वायर आएगा। फाइंड करो फिर इसे फटाफट। तो जेड की वैल्यू आपको पता है, सब कुछ तो पता है यार, सीधी सी बात है। हम सीधा फॉर्मूला लगा के करेंगे, ऊपर वाली बाइंडिंग एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला सीधा यही लगेगा। क्योंकि उसने बोला कि इसी को ले लो भाई, ये फर्स्ट एस सर की फोर्थ आ रहा है सर। फोर्थ, सेकंड राइट ऑप्शन है। 30.6 का 3 पॉइंट कैसे आ रहा है? 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर कैसे आया सर, समझ नहीं आया मेरे। देखते हैं। जेड की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। सर जेड की कितना वैल्यू 3 आएगी इसमें? यार? लिंक ये क्या है? लिथियम। अरे सर मैंने हाइड्रोजन, सॉरी सर, सॉरी सर, ओके ओके। लिथियम है भाई, लिथियम लो ना बस। तो आ गया, कितना आ गया? 13.6 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में 4 आ गया। तो 4 तिया 12, एक और 4 चौके 16, ये सर 3.6 अब आ जाएगी सर, वो मैंने 1 ले लिया सर हाइड्रोजन के साथ। 27 और 3 30 हो गया, तो 30.6। ठीक है, क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। आज के लिए इतना ही करेंगे, लेकिन एक चीज याद रख लेना, अब आप लोग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो बेटा, वरना मैं लगवाऊंगा तो देखो, सारी चीजें अगर टीचर करवाएगा, हर एक क्वेश्चन टीचर सॉल्व करवाएगा, तो कितने ज्यादा लेक्चर आपको लगाने पड़ेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन लेक्चर का नंबर बढ़ जाएगा, और सॉल्व आपको हाथ से खुद ही करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस है, आप लोग कीजिए, वरना मैं एनसीईआरटी मैंने करवाए हैं, पता है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। मैंने एनसीईआरटी सारे करवा रखे, मेरे पिछले लेक्चर देख लेना, एनसीईआरटी करवा रखे मैंने सेकंड लेसन के साथ। और सर आपने नहीं करके लगाया आएंगे कोई, सर।